गुड आफ्टरनून बच्चों। आपको मैं मॉडल पेपर हिंदी का सॉल्व करा रही थी। उसी में अगला प्रश्न है, पहला और दूसरा कल करा चुकी हूँ। अब उसमें जो तीसरा प्रश्न है गद्यांश से प्रश्नोत्तर, वो इस प्रकार है। पहला, दो गद्यांश देंगे, दो में से एक आपको करना होगा। देखिए, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव रूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। यहाँ से रेखांकित आप करेंगे। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल है, मतलब बेकार है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत माने आदि से अंत तक जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। अब इससे देखिए प्रश्न क्या क्या पूछे गए हैं, इसी मॉडल पेपर से ही है। इसमें पहला प्रश्न ये है कि भूमि के प्रति, सबसे पहले तो आप इसका शीर्षक और लेखक कौन है, तो शीर्षक क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, और लेखक किसके हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्र के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो देखिए, इस गद्यांश के आधार पर लेखक ने हम युवा वर्गों को, हम मानव को ये संदेश दिया है कि राष्ट्र के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य है कि इस भूमि के भौतिक स्वरूप, उसके सौंदर्य और समृद्धि के प्रति हमें सतर्क एवं जागरूक रहना है। इस गद्यांश के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर देखिए यही होगा कि हमारा राष्ट्र के प्रति आवश्यक कर्तव्य यह है कि इस भूमि के भौतिक स्वरूप, उसके सौंदर्य और इसकी समृद्धि के प्रति हमें सतर्क रहना ही अत्यंत आवश्यक है, या सतर्क रहना, जागरूक रहना अति आवश्यक है। दूसरा प्रश्न है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। देखिए, साफ साफ इसका उत्तर इसमें छुपा हुआ है कि लेखक यहाँ कहता है कि जो राष्ट्रीयता अपनी धरती के साथ नहीं जुड़ी हुई है, यानी जो राष्ट्रीयता अपनी धरती के साथ नहीं जुड़ी हुई है, उसे लेखक ने निर्मूल कहा है, क्योंकि राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी पृथ्वी यानी धरती ही है। राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी कौन है, धरती है। यदि इसके साथ हमारी विचारधारा नहीं जुड़ी है तो वो निर्मूल है, बेकार है। अगला प्रश्न है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, अर्थात हमारी सभी विचारधाराओं का जन्म पृथ्वी से ही होता है। हमारी सभी विचारधाराओं का जन्म किससे होता है, पृथ्वी से ही होता है। अब इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या जो दिया है यहाँ कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। यहाँ लेखक देखिए कहना क्या चाहता है कि हमारी समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी क्या है, ये पृथ्वी ही है। कोई भी राष्ट्रीयता यदि अपने पृथ्वी से नहीं जुड़ी हुई है तो वह राष्ट्रीयता की भावना निराधार है, बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है। फिर आगे लिखा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल है, यानी उसका कोई महत्व है ही नहीं। किसी भी राष्ट्रीयता की जड़ें जितनी अधिक पृथ्वी से जुड़ी होंगी, उसके राष्ट्रीय भाव उतने ही अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित होंगे और उतना ही उसका राष्ट्रीय भाव मजबूत होगा। अब यहाँ ये देखिए लेखक कहना क्या चाहता है कि हमें अपनी जन्मभूमि से लगाव नहीं, इसके प्रति यदि प्रेम नहीं, तो हम सच्चे राष्ट्रीय देशभक्त कहलाने के अधिकारी नहीं होंगे। हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना तभी दृढ़ हो सकेगी जब हम इस पृथ्वी के प्रति सच्चा प्रेम करेंगे, इस पृथ्वी के गर्भ में छुपे हुए चीज़ों के बारे में शुरू से लेकर अंत तक जानकारी रखेंगे, इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है ये जानेंगे, तो निश्चित रूप से इसके प्रति हमारे मन में प्रेम और लगाव का भाव आएगा और हमारी राष्ट्रीयता और भी विकसित होती जाएगी, उसके पुष्प और भी पल्लवित और पुष्पित होते जाएंगे। अगला गद्यांश से देखिए, दूसरे पार्ट से, अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघातों से वह फूलता था।
कोमल कपोलों पर करड़ा वसंत के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा से 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में शोक पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था, सदा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता और मनोजन्मा कामदेव को कहते हैं देवता के एक इशारे पर कंधों पर से ही फूट उठता था। देखिए इससे प्रश्न है कि इस गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश क्या है? अशोक का फूल। और लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। शुक्लोत्तर युग के श्रेष्ठ लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके निबंधकार हैं, इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, इसमें रेखांकित अंश जो है कि सुंदरियों के आसिंचनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से खुलता था। अब देखिए यहाँ लेखक कहना क्या चाहता है। लेखक का मानना है कि अशोक के पुष्पों की जो अशोक का फूल है वो उस पर तभी पुष्प आते थे जब सुंदरियाँ यानी जो सुंदर युवतियाँ थीं वो युवतियाँ अपने कोमल और संगीतमय निपुण वाले चरणों से जब आघात करती थी, उस पर प्रहार करती थी। यानी जो सुंदर स्त्रियाँ होती थीं वो अपने पैरों में धारण किए हुए नुपुर से जब आघात करती थीं तो ये अशोक का पुष्प खिल उठता था। फिर कोमल कपोलों पर करड़ा वसंत के रूप में झूलता था। और आगे लेखक कहता है कि अशोक के फूलों की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें अपने कानों के आभूषण बनाती थी। कर्णावसन जो कान में धारण करने वाला आभूषण होता है, यानी वो फूलता कब था? जब सुंदरियां अपने पैरों में नुपुर माने पायल धारण करती थी, उससे जब आघात करती थी तो उसकी मधुर झंकार से वह पुष्प खिल उठता था। और उसकी अशोक के पुष्प की सुंदरता के कारण ही वह सुंदर युवतियाँ उन्हें अपने कानों में स्वर्ण आभूषण के रूप में धारण करती थीं। और यह कर्णफूल जब उनके सुंदर गालों पर झूलता था तो उनकी सुंदरता में और 4 चांद लग जाता था। सुंदर स्त्रियां जब उस सुंदर पुष्प को अपने कानों में धारण करती थीं तो उनकी सुंदरता में 4 चांद लग जाया करता था। और जब वो अशोक के फूलों को अपनी काली नीली चोटी में गूंथती थीं तो उनकी चंचल लताओं की सुंदरता से वो 100 गुना बढ़ जाता था। यानी उनकी जो चंचल लताएं होती थीं, जो सुंदर चोटी हुआ करती थी, वो सुंदर चोटी को देखकर या उनके स्पर्श को पाकर उस पुष्प की सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। और तब देखने वालों की दृष्टि उनसे हटती ही नहीं थी, क्योंकि उनके चरण के आघात से वो खिलता था और सुंदरता के कारण ही वो सुंदरियाँ उसे अपने कानों में कर्णफूल के रूप में धारण करती थीं और उस सुंदर पुष्पों को अपनी चोटियों में धारण करती थीं, जिससे उनकी सुंदरता कई गुना और बढ़ जाती थी। यानी अलकों की अचंचल शोभा को वो 100 गुना बढ़ा देता। अलक माने क्या होता है? बाल। तो बालों की चोटियों में जब वो लगा लेती थी किसको? अशोक के पुष्प को, तो उनके अलग माने चोटियों की सुंदरता, उनके मुख की सुंदरता, उनके बदन की सुंदरता 4 गुना और बढ़ जाया करती थी। अगला प्रश्न है इससे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का उद्देश्य क्या है। देखिए इस गद्यांश में लेखक ने अशोक के फूल का अति संयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। यहाँ लेखक कहना चाहता है कि साहित्यकारों में मुख्य रूप से संस्कृत के महान कवि कालिदास ने जो अशोक के फूल का मादकतापूर्ण वर्णन किया वह कदापि देखने को नहीं मिलता। जो भी साहित्यकार हैं उन साहित्यकारों में महाकवि कालिदास ने अशोक के पुष्प की सुंदरता का जो वर्णन किया है, मादकतापूर्ण वर्णन, वैसा वर्णन अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। अगला प्रश्न है, अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। पंक्ति का आशय स्पष्ट करिए। तो देखिए इसका आशय यह है कि अशोक के पुष्प को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। यानी कालिदास ने अपने साहित्य में अशोक के पुष्प को अत्यंत ही सम्मान दिया। उनके पुष्प की मादकता को उन्होंने अनुभव करने की दृष्टि अपने अंदर उत्पन्न की, अर्थात अशोक के पुष्प के अंदर जो मादकता है, जो सुंदरता है, उसका अनुभव प्राप्त करने का जो प्रयास या जो भाव कालिदास में था वैसा अन्यत्र किसी अन्य कवि में देखने को आज तक नहीं मिला। अब देखिए प्रश्न नंबर आपका चौथा,
ये तो तीसरे प्रश्न से गद्यांश से 2 प्रश्न पूछे थे। अब इसमें देखिए अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 से गद्यांश से आपके 2 व्याख्या, गद्यांश से भी ऐसे आपको 2 व्याख्या पूछेगा। जैसे एक है, चलिए बच्चों अभी आपको बाद में बताएंगे।